हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैली। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंग्लो फ्रेंच वॉर, जिसे हम कार्नाटिक वॉर भी कहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उसमें हमने कवर किया है कि कौन कौन सी यूरोपियन कंपनीज हमारे देश में आई, कब आई, उनका सीक्वेंस हमने देखा। यहाँ तक कि हमने बैटल ऑफ सॉली, बैटल ऑफ बेदरा को भी कंप्लीट किया है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। नेक्स्ट अब हम बात करने जा रहे हैं एंग्लो फ्रेंच वॉर की, जिसे हम कार्नाटिक वॉर भी कहते हैं। इसमें टोटल 3 वॉर हुई थी, जिसमें आप देखेंगे कि इन तीनों वॉर में जो सेकेंड वॉर थी, सेकेंड कार्नाटिक वॉर, वो सिर्फ एक ऐसा वॉर था जिसका रीज़न इंडिया बना। अदरवाइज फर्स्ट और थर्ड वॉर जो दोनों वॉर थी, उनका रीज़न इंडिया नहीं था। ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देखेंगे। पिछला वीडियो जो हमने कवर किया है उसको आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखेंगे तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको कन्फ्यूजिंग लगी। आपको इस चीज़ में भी कन्फ्यूज़न लग सकता है कि फ्रेंच जो थे वो इंडिया में कब इंटर हुए, उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कब इस्टेब्लिश की, और उनका जो वॉर था वो क्यों ब्रिटिशर्स के साथ ही था, क्यों डच, डैनिश या फिर पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्यों नहीं था। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपको सीरियल वाइज चीज़ों को देखना होगा। आपको मेरा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आपको पिछले वीडियो की सारी चीज़ें क्लियर हैं, पहले से पता है, तो आप उस वीडियो को मत देखिए। चलिए हम शुरू करते हैं एंग्लो फ्रेंच वॉर, जिसे हम कार्नाटिक वॉर भी कहते हैं। इसे हिंदी में आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी कहा जाता है। तो इसमें टोटल 3 वॉर हुए थे। हम फर्स्ट वॉर से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट कार्नाटिक वॉर जो था, इसका टाइम पीरियड अगर हम देखें तो फर्स्ट कार्नाटिक वॉर का जो टाइम पीरियड था वो 1746 से लेकर के 1748 तक था। इसमें सबसे पहले कौन कौन से लोग शामिल थे, इन्हें हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंच की तरफ से जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था ड्यूप्लेक्स, जोसेफ फ्रेंकोस ड्यूप्लेक्स। दूसरा हम बात करते हैं ब्रिटिशर्स की तरफ से जो इस वॉर को लीड कर रहे थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम था मेजर स्टिंगर लॉरेंस। थर्ड, अब ये वॉर कर्नाटका में हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो कर्नाटका के नवाब हैं वो भी इंक्लूड होंगे। तो कर्नाटका के जो नवाब थे उस टाइम पर, उनका नाम था अनवरुद्दीन खान। तो वो भी इन सारी चीज़ों में, इन सारी वॉर्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट कार्नाटिक वॉर में हमने समझा कि इसका जो टाइम पीरियड था वो 1746 से लेकर के 1748 तक था, और इसके जो फ्रेंच गवर्नर जनरल थे उनका नाम था ड्यूप्लेक्स। ब्रिटिश लीडर जो थे, जो इस वॉर को लीड कर रहे थे, उनका नाम था मेजर स्टिंगर लॉरेंस, और कर्नाटका के जो नवाब थे उनका नाम था अनवरुद्दीन खान। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से रीजन थे, ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से युद्ध हुआ। तो पहला हम देख लेते हैं कि जो 1745 में, आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि फ्रेंच जो था, फ्रांसीसी जो थे, उनके लिए पौंडीचेरी जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड जो आपको देखने को मिलेंगे ब्रिटिशर्स, उनके लिए मद्रास है, त्रवणकोर है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उनके ट्रेड के पर्सपेक्टिव से। फ्रेंच जो थी उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री भी पौंडीचेरी में लगाई थी, तो इस लिहाज से उनके लिए पौंडीचेरी बहुत इंपॉर्टेंट था। अब 1745 में होता क्या है कि ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो पौंडीचेरी पर अटैक कर देते हैं। जब वो पौंडीचेरी पर अटैक करते हैं तो उस टाइम पे फ्रेंच की तरफ से जो गवर्नर जनरल होते हैं उनका नाम होता है ड्यूप्लेक्स। तो ड्यूप्लेक्स अपनी बहुत सारी फोर्सेस के साथ क्या करते हैं, मद्रास पर अटैक कर देते हैं और उसे कैप्चर कर लेते हैं। अब जब उसे कैप्चर कर लेते हैं मद्रास को, तो जाहिर सी बात है वॉर तो होगा ही, क्योंकि उन्होंने पौंडीचेरी पर अटैक किया 1745 में, और ड्यूप्लेक्स ने उसके बाद मद्रास पर अटैक किया और मद्रास को कैप्चर कर लिया। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है कि जो कर्नाटका के नवाब हैं, अब जाहिर सी बात है कि कर्नाटका में लड़ाई हो रही है, वॉर कर्नाटका में हो रहा है, ब्रिटिशर्स हैं, फ्रेंच हैं, तो कर्नाटका के जो नवाब हैं वो भी शामिल तो होंगे। तो वो क्या करते हैं, वो ब्रिटिशर्स की साइड से होते हैं, वो ब्रिटिशर्स तरफ से लड़ाई करते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, अनवरुद्दीन खान हार जाते हैं और फ्रेंच जो होते हैं वो जीत जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि एक ट्रीटी साइन होती है। फर्स्ट कार्नाटिक वॉर की जो ट्रीटी होती है उसे दो नामों से हम जानते हैं। एक्चुअली दो नामों से नहीं जानते, वहाँ पर हम ये कह सकते हैं वहाँ पे दो ट्रीटी साइन हुई थी। पहली ट्रीटी 1748 में साइन होती है एक्सला चापेल,
ट्रीटी ऑफ एक्सला-चापेल और दूसरे का नाम होता है ट्रीटी ऑफ आचीन। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि ट्रीटी ऑफ एक्सला-चापेल और ट्रीटी ऑफ आचीन ये दोनों 1748 में फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का रिजल्ट थी। इसमें क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं, ब्रिटिशर्स जो होते हैं उन्हें मद्रास जो है उनका वापस कर दिया जाता है, और जो फ्रेंच होते हैं उन्हें नॉर्थ अमेरिका में लुइसबर्ग का जो रीजन होता है वो दे दिया जाता है फ्रांसीस को। अब यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये चीज़ बताई थी कि फर्स्ट और थर्ड ये दोनों कार्नेटिक वॉर रहते हैं जिनका जो रीजन है वो इंडिया नहीं था। इसीलिए आप यहाँ पे देखेंगे कि ट्रिटी में भी आपको नाम देखने को मिलेगा एक्सला-चापेल, एंड यहाँ पे लुइसबर्ग जो कि यूरोप में पड़ता है वहाँ का जो रीजन है, एक्चुअली नॉर्थ अमेरिका जो होता है नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है लुइसबर्ग, उसी फ्रांस को दे दिया जाता है। तो ये थी ट्रीटी ऑफ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। अब हम समझते हैं कि सेकंड कार्नेटिक वॉर क्या था और उसका रीज़न क्या था, कब से कब का टाइम पीरियड था, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो ये जो सेकंड कार्नेटिक वॉर हम देखेंगे इसमें क्या था, सेकंड कार्नेटिक वॉर इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1749 से लेकर के 1754। आपको इन सारी जो कार्नेटिक वॉर है इनका टाइम पीरियड, कौन कौन इसमें वॉर में इंक्लूडेड था, इनकी ट्रिटीज को आपको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी मान लीजिए एकेडमिक कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, आप बी कर रहे हैं या फिर एमए कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों में आपको हेल्पफुल होंगी। दूसरी चीज़ सेकंड कार्नेटिक वॉर को हम देखेंगे, इसका जो टाइम पीरियड था वो 1749 से लेकर के 1754 तक था। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो लड़ाइयाँ होती हैं, दो बैटल्स होती हैं। पहली होती है हैदराबाद में और दूसरी होती है कर्नाटका में। अब इन लड़ाइयों का रीज़न क्या था, तो पहले हम देखते हैं पीपल इन्वॉल्व इन हैदराबाद। हैदराबाद में जो लड़ाई होती है उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ के जो लीडर होते हैं, वहाँ के जो नवाब होते हैं या फिर कह सकते हैं आप, या वहाँ के जो निज़ाम होते हैं हैदराबाद के, वो होते हैं अशरफ जहाँ। अशरफ जहाँ जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। अब जब उनकी डेथ हो गई तो उनकी दो सक्सीडर निकल कर आते हैं यहाँ पर, पहले मुजफ्फर जंग और दूसरे नासिर जंग। मुजफ्फर जंग जो होते हैं ये इनकी ग्रैंडसन होते हैं अशरफ जहाँ के, ग्रैंडसन इनकी बेटी के बेटे होते हैं। दूसरी चीज़ नासिर जंग अशरफ जहाँ के बेटे होते हैं। अब दोनों ही क्लेम करते हैं कि वो सक्सीडर बनेंगे। तो यहाँ पे इसी वजह से ये वॉर देखने को मिलता है। और यहाँ पे कर्नाटका के जो नवाब होते हैं अनवरुद्दीन खान, उनका भी रोल हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे होता क्या है, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद अशरफ जहाँ वन डाइड इन 1748। 1748 में जो अशरफ जहाँ वन होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। स्टार्टिंग अ पावर स्ट्रगल बिटवीन हिज ग्रैंडसन थ्रू हिज डॉटर। इनकी जो बेटी होते हैं, इनके ग्रैंडसन होते हैं उनके, और इनके बेटे जो नासिर जंग होते हैं इनके बीच में वॉर सक्सीडर हमें देखने को मिलती है। Anwaruddin Khan, the Nawab of the Carnatic, supported Nasir Jang's claim to the throne of the Nizam. अनवरुद्दीन खान जो है ये नासिर जंग को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि असफ जहाँ की बेटी को सपोर्ट कर रहे हैं कि उन्हें ही अगला निज़ाम बनना चाहिए। फ्रेंच सपोर्टेड मुजफ्फर जंग अगेंस्ट अनवरुद्दीन खान। हमने देखा था कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में जो फ्रेंच थे उनके खिलाफ लड़े थे अनवरुद्दीन खान, और अनवरुद्दीन खान जो थे ये ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे थे। सेकेंड कार्नेटिक वॉर में भी यही चीज़ हमें देखने को मिलती है कि ये फ्रेंच के अगेंस्ट ही हो गए, इन्होंने सपोर्ट किया नासिर जंग को, और यहाँ पे जो फ्रेंच है वो सपोर्ट कर रहे हैं मुजफ्फर जंग को। तो यहाँ पे अनवरुद्दीन खान और फ्रेंच के बीच में लड़ाई होती है जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ अम्बो, जो कि होती है 1749 में। इस 1749 में जो बैटल होती है बैटल ऑफ अम्बुल, इसमें अनवरुद्दीन खान जो है इनकी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ के बाद मुजफ्फर जंग जो होते हैं उन्हें राजा बना दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, हिस्ट्री इज़ बहुत इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब अनवरुद्दीन खान की डेथ हुई तो कर्नाटका की भी गद्दी खाली होगी। अब कर्नाटका में भी हमें वॉर ऑफ सक्सीजन देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे दो सक्सीजर होते हैं इनके, दोनों ही क्लेम कर रहे होते हैं कि वो नेक्स्ट सक्सीजर बनेगी। तो यहाँ पे दो जो होते हैं क्लेम कर रहे होते हैं वो होते हैं मोहम्मद अली और चंदा साहिब। मोहम्मद अली जो होते हैं कि अनवरुद्दीन खान के बेटे होते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रेंच जो हैं वो सपोर्ट करते हैं चंदा साहिब को। अब इस वॉर का आखिर रीज़न क्या बना?
यहाँ पे होता ये है कि 1749 में जो बैटल हुई थी, बैटल ऑफ अम्बुर, उसमें अनवरुद्दीन खान की डेथ हो जाती है। और वहाँ भी जब अनवरुद्दीन खान की डेथ हो जाती है और चंदा साहिब को सपोर्ट कर देती है फ्रेंच, तो यहाँ पे मोहम्मद अली जो होते हैं वो ट्रिची भाग जाते हैं। अब जब वो ट्रिची भाग गए तो वहाँ पे ट्रिची जो है वहाँ वो चंदा साहिब के कंट्रोल में होती है और फ्रेंच के कंट्रोल में होती है। लेकिन ट्रिची का जो फोर्ट है वो मोहम्मद अली के कंट्रोल में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मोहम्मद अली ट्रिची भाग गए, और ये चीज़ जब ब्रिटिशर्स को पता चलेगी तो ब्रिटिशर्स मोहम्मद अली को सपोर्ट करेंगे। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो फ्रेंच और ब्रिटिशर्स की ही लड़ाई हो रही है, क्योंकि चंदा साहिब जो है उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं फ्रेंच, और जो ब्रिटिशर्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली को। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ये चीज़ ब्रिटिशर्स को पता चलती है कि मोहम्मद अली भाग गए हैं ट्रिची, तो वो जो होते हैं मोहम्मद अली को सपोर्ट करते हैं। अब उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स की तरफ से कह सकते हैं लीडर होते हैं वो होते हैं रॉबर्ट क्लाइव। बाद में आगे चल के गवर्नर भी बनते हैं बंगाल के। तो यहाँ पे क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव जो होते हैं वो कर्नाटका की कैपिटल आरकोट पर अटैक कर देते हैं। जब वो कर्नाटका की कैपिटल पर अटैक कर देते हैं तो वहाँ पे लड़ाई होती है चंदा साहिब से इनकी, और बहुत सारी बैटल्स होती हैं, और उन्हीं में से एक बैटल में चंदा साहिब मारे जाते हैं। यानी कि अब जो दो सक्सीडर थे चंदा साहिब और मोहम्मद अली, उनमें से चंदा साहिब की डेथ हो गई, अब बचे मोहम्मद अली जिन्हें गद्दी पर बिठा दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इन दोनों में ट्रीटी साइन होती है फ्रेंच और इनकी ब्रिटिशर्स के बीच में, क्योंकि चंदा साहिब को सपोर्ट कर रहे थे फ्रेंच। अब सेकेंड कार्नेटिक वॉर की हम ट्रीटी को देखते हैं। हमने पूरी लड़ाई में देखा कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में जो फ्रेंच को सपोर्ट कर रहे थे, फ्रेंच की तरफ से जो गवर्नर जनरल थी वो थी ड्यूप्लेक्स। सेकेंड वॉर में भी हमने ये चीज़ देखी कि ड्यूप्लेक्स थी गवर्नर जनरल। लेकिन जो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि सेकेंड कार्नेटिक वॉर में ड्यूप्लेक्स थे फ्रेंच की तरफ से, लेकिन जो ट्रीटी साइन हुई वो ड्यूप्लेक्स के साथ ट्रीटी साइन नहीं हुई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब सेकेंड कार्नेटिक वॉर कंप्लीट होता है, एंड होता है, तो ड्यूप्लेक्स जो है उन्हें फ्रांस वापस बुला लिया जाता है, और उनकी जगह पर आते हैं चार्ल्स रॉबर्ट गोड्यू, और ये जो होती है ये ट्रीटी साइन करती है फ्रेंच की तरफ से। जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनकी तरफ से होते हैं रॉबर्ट क्लाइव, और फ्रेंच की तरफ से होते हैं चार्ल्स रॉबर्ट गोड्यू, और ये दोनों मिलकर ट्रीटी साइन करते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, और ये ट्रीटी साइन होती है 1754 में। यानी कि हमने देखा कि सेकेंड जो कर्नाटक वॉर है उसमें पहले हैदराबाद के लिए और फिर कर्नाटका के लिए लड़ाई होती है। यानी कि ये जो रीज़न था इस सेकेंड कर्नाटक वॉर का वो इंडिया बना, लेकिन फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का रीज़न इंडिया नहीं था। थर्ड कर्नाटिक वॉर को हम समझने की कोशिश करते हैं। थर्ड कर्नाटिक वॉर में क्या था, तो टाइम पीरियड हम सबसे पहले देखते हैं कि टाइम पीरियड 1757 से लेकर के 1763 तक चलता है थर्ड कर्नाटिक वॉर। एक चीज़ आपको याद रखनी है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि थर्ड कर्नाटिक वॉर जो है उसकी स्टार्टिंग ट्रीटी ऑफ बैटल ऑफ प्लासी से हुई थी, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी भी हमें 1757 में देखने को मिलता है और थर्ड कार्नेटिक वॉर भी। तो आप इस तरीके से ईयर्स को याद कर सकते हो कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी भी हुआ था और थर्ड कार्नेटिक वॉर भी हुआ था। अब इस टाइम पे फ्रेंच जनरल जो थे उनका नाम था काउंट डी लाली, और ब्रिटिश लेफ्टिनेंट जो थे उनका नाम था जनरल सर आयरकूट। तो इस थर्ड कार्नेटिक वॉर का आखिर रीज़न क्या बना, आखिर क्यों ये थर्ड कार्नेटिक वॉर हुआ, ये चीज़ें हम देखेंगे। तो इसमें होता ये है कि आपने फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में देखा था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पौंडीचेरी पर अटैक किया था, और इसके अलावा जो हमें देखने को मिलते हैं फ्रेंच, उन्होंने अटैक किया था मद्रास पर। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि ब्रिटिशर्स को मद्रास वापस कर दिया जाता है, लेकिन फ्रेंच जो होते हैं उन्हें लुइसबर्ग का एरिया दिया जाता है नॉर्थ अमेरिका में, यानी कि उन्हें इंडिया में एरिया नहीं मिला। अब ये यही चीज़ जो यहाँ पे काउंटी लाली है वो भी देखेंगे। काउंटी लाली जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सेंट जॉर्ज जो फोर्ट होता है उस पर अटैक कर देते हैं और मद्रास को वापस से कैप्चर कर लेते हैं। तो यहाँ पे लड़ाई होती है इन दोनों के बीच में, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में। यहाँ पे क्या होता है कि ब्रिटिशर्स की तरफ से जो होते हैं सर आयरकोट, ये लड़ाई कर देते हैं इनके लिए, फ्रेंच के लिए। यहाँ पर 1760 में हमें देखने को मिलती है बैटल ऑफ वॉनी वॉश। बैटल ऑफ वॉनी वॉश में क्या होता है कि सर आयरकोट जो हैं वो जीत जाते हैं और काउंट डिलाली हार जाते हैं।
यानी कि अब पूरी तरीके से फ्रेंच हैं वो हार चुके हैं। अब यहाँ पे हारने के बाद जो फ्रेंच होते हैं वो पौंडीचेरी, माही, जिंजी, कराईकल, ऐसे सारे रीजन को वो हार जाते हैं। वो सारे रीजन ब्रिटिशर्स के पास चले जाते हैं। अब यहाँ पे साइन होती है ट्रिटी, थर्ड कार्नेटिक वॉर की ट्रिटी साइन होती है। ये ट्रिटी जो होती है 1763 में साइन होती है और इसे ट्रिटी ऑफ पेरिस कहा जाता है। इस ट्रिटी के हिसाब से आखिर था क्या इस ट्रिटी में, वो चीज़ हम देख लेते हैं। तो इस ट्रिटी के हिसाब से जो चंदा नगर का या पौंडीचेरी का जो रीजन था वो फ्रेंच को वापस कर दिया जाता है। लेकिन अब उनके सामने कंडीशन रखी जाती है कि आप कोई भी फोर्टिफाई नहीं कर सकते, कोई भी आर्मी नहीं रख सकते, ये सारी चीज़ें उनसे कही जाती हैं। यानी कि आप कोई भी किलाबंदी नहीं कर सकते और आप कोई भी आर्मी नहीं रख सकते, आप सिर्फ यहाँ पर ट्रेड करेंगे, ऐसी चीज़ें फ्रेंच से कही जाती हैं। यानी कि थर्ड कार्नेटिक वॉर से आप देखेंगे कि पूरी तरीके से जो अब कंट्रोल है इंडिया पर, इंडिया में जो ट्रेडिंग का कंट्रोल है आप देख सकते हैं पूरी तरीके से चला जाता है ब्रिटिशर्स के हाथ में। क्योंकि 1757 में आप देखेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी भी होता है और बैटल ऑफ प्लासी में जो सिराजुद्दौला होते हैं वो हार जाते हैं और मीर जाफर को गद्दी पर बिठा दिया जाता है। तो वहाँ से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कंट्रोल अब ब्रिटिशर्स के हाथ में आ चुका है। तो वो चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। हम पूरी हिस्ट्री को लाइन टू लाइन कवर करते हुए चलेंगे। ये पूरी सीरीज बनेगी जो स्टार्टिंग टू एंड आपको देखने को मिलेगी। यूरोपियन कंपनीज के भारत में आने से लेकर के पूरा हमारी इंडिया के फ्रीडम तक हम पूरी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। हम एक एक पॉइंट को कवर करते हुए चलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मुझे पता चले कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हैं। एंड धीरे धीरे करके हम सारी हिस्ट्री को कवर करते हुए चलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। एंड आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियोस मैं प्रोवाइड करा रही हूँ, लेकिन आपको आगे चलकर मिडिवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री की वीडियोस भी देखने को मिलेंगी। So please support me and thank you so much for this video and please like and subscribe this video.